हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ओलेक्स। आज काइनेमेटिक्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के जो स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का पार्ट है उसमें फ्रीली फॉलिंग बॉडी और ग्राफ्स के क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम वीके सिंह है। टोटल 18 ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट जैसे रेजोनेंस और बंसल में मैंने पढ़ाया हुआ है। और 99 में जब मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था तो मेरी रैंक 1265 थी। और तब रुड़की का एक अलग से सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था आरई, जिसमें मेरी रैंक 18 थी। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे जो भी नए वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। @physicsolics_ प्रतीक ही हमारा इंस्टाग्राम पे आईडी है, इसको फॉलो कीजिए। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसके आंसर आपको यहीं पर मिलेंगे। टेलीग्राम पे हमारे दो चैनल हैं, @NEET_physics और @ITJ_physics। अगर आप मेडिकल के हैं तो नीट वाले चैनल को ज्वाइन कीजिए और अगर इंजीनियरिंग के हैं तो ITJ वाले को। physicsolics.com ये हमारी अपनी वेबसाइट है जिसपे हमारे स्टडी मटेरियल, वीडियो सॉल्यूशन, वीडियो लेक्चर ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और अनअकैडमी अगर आपको प्रतीक सर से ऑनलाइन पढ़ना है तो अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड। यहां से ड्रॉप किया 20 मीटर पर सेकंड से और यहां आकर के जब इसने हिट किया तो वेलोसिटी थी 80 मीटर पर सेकंड। ठीक, आपसे पूछ रहा हाइट ऑफ टावर एच कितना है। तो जितने फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मोशन होता है एक्चुअली कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन होता है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सारी इक्वेशंस आप अप्लाई कर सकते हो। हम यहाँ अप्लाई करते हैं v² = u² प्लस 2ax और इसमें मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिवली डायरेक्शन ले रहा हूँ। तो v² हो गया 80² मीन्स 6400, u² मीन्स 400 प्लस 2 एक्सेलरेशन हो गया 10, हाइट h तो यहां से आ गया 20h = 6000, h = 300 मीटर। तो राइट आंसर हो गया इसका 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए बिल्डिंग 2 balls A and B are thrown such that A is thrown upward, B is downward, VA and VB are their respective velocities। चलो यहाँ देखो, यहां से मान लो दोनों बॉल्स को हमने थ्रो किया, एक को ऊपर थ्रो किया U से, एक को नीचे थ्रो किया U से। और दोनों जब ग्राउंड पे आती हैं तो पहले वाली की वेलोसिटी है VA और दूसरे की वेलोसिटी है VB। आपसे पूछ रहा है दोनों कितनी कितनी है या दोनों में क्या रिलेशन है, इक्वल होंगी, अलग अलग होंगी या कौन बड़ा होगा। तो यहाँ देखो, ये बॉल जिसे आपने U से ऊपर थ्रो किया था, थोड़ी देर बाद जब वापस यहाँ पे आएगी तो इसकी वेलोसिटी फिर U डाउनवर्ड होगी। अब इसके आगे के मोशन को देखो तो दोनों मोशन बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम पॉइंट से दोनों नीचे की तरफ ही मूव कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस नीचे मूव कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी VA = VB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स ए स्टोन एज्यूमिंग G = 10 द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो ड्रॉप किया है यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 20 मीटर की हाइट है और आपसे पूछा है यहाँ वेलोसिटी कितनी है। थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर दो, v² = u² प्लस 2ax और डाउनवर्ड को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो v हमें फाइंड करना है, v², u की वैल्यू 0 है, 2 एक्सेलरेशन 10 और x 20। तो ये हो गया 400, v की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर हो गया A। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बॉडीज A 1 kg और B 3 kg। जब काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो मास का कोई रोल नहीं होता, तो मास केवल कंफ्यूज करने के लिए इसने दिया है। आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 16 मीटर एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली, द हाइट ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच ग्राउंड इज। तो जब मैंने बताया आपको कि जब काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेते हैं, ठीक,
मास का कोई रोल नहीं होता, मास कुछ भी हो, एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड ही रहेगा, ठीक है ना, जब तक कि आप एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर ना करो, ठीक। तो जब तक स्पेशली कहे नहीं, हम कभी एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते, ठीक है ना। अच्छा, जब रेस्ट से हम बॉडी को गिराते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू √2h अपॉन जी, ये x इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से हमने लिखा है, ठीक। तो यही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दे रहा हूं। पहले को ड्रॉप किया 16 मीटर से, तो उसका जो टाइम है t1, ये आएगा √2 इंटू 16 अपॉन जी, तो g को मैं लिख देता हूं 10, ठीक। और दूसरे वाले के लिए t2, ये 25 मीटर की हाइट से आपने ड्रॉप किया है, तो t2 इक्वल टू √2 इंटू 25 अपॉन जी यानी 10, ठीक। डिवाइड कर दो तो t1 अपॉन t2, ये आ जाएगा √16 अपॉन 25 यानी 4 अपॉन 5, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन थ्रोज बॉल विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड one after other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? ओके, आपने जगलर को प्ले करते देखा होगा, जब वो एक से ज्यादा बॉल से ऊपर नीचे थ्रो करता है और कैच करता रहता है, ठीक, और फिर थ्रो करता है। तो यहां पर इसने कहा है कि जो एक बॉल के बाद दूसरी बॉल थ्रो करेगा वो 2 सेकंड पे थ्रो करेगा, ठीक है ना, और कम से कम 2 बॉल्स हवा में रहनी चाहिए। तो चलो हम केवल 2 बॉल को ही हवा में रखते हैं, अगर आप उससे ज्यादा को रखना चाहते हो तो आपको ज्यादा स्पीड से थ्रो करना पड़ेगा, ठीक। तो हम ये मान करके कि 2 बॉल से ही थ्रो करना है, 2 बॉल से प्ले करना है हमें, हम निकालते हैं टाइम कितना होगा, और सॉरी स्पीड कितनी होनी चाहिए उसके लिए। तो आपने पहली बॉल थ्रो की, जब ये टॉप पे गई उसी टाइम पे आप दूसरी बॉल थ्रो कर दो, तो जब ये टॉप पे जाएगी तो पहली वाली हाथ में आ जाएगी, फिर उसे थ्रो करो, ठीक। और जब वो टॉप पे जाएगी तब तक दूसरी वाली हाथ में आ जाएगी, और आप इसी तरह गेम प्ले करते रहोगे, ठीक है ना। तो अगर पहली वाली आपने t इक्वल टू 0 पे थ्रो की, तो दूसरी वाली कब थ्रो की है, 2 सेकंड पे, क्योंकि ये कह रहा है कि इंटरवल 2 सेकंड रखना है, ठीक। और इस केस में जब 2 सेकंड पे आप थ्रो करोगे तो पहली वाली टॉप पे होनी चाहिए, यानी पहली बॉल को टॉप तक जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। अब टॉप तक जाने का टाइम आप जानते हो u/g होता है, और ये 2 सेकंड है, तो u हो जाएगा 2g, ठीक है ना। 2g यानी 19.6 मीटर पर सेकंड। तो अगर 19.6 मीटर पर सेकंड से आप बॉल्स को थ्रो करोगे तो आप 2 बॉल से प्ले कर सकते हो, ठीक। लेकिन इसने कहा है कि 2 से ज्यादा बॉल रहनी चाहिए, तो आपको और ज्यादा वेलोसिटी से फिर थ्रो करना पड़ेगा, ठीक, ताकि आप 3 बॉल से प्ले कर पाओ। तो आंसर होगा मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट, अच्छा एक चीज मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में फिर समझा दूं कि मोर देन क्यों आया, 19.6 तो हमने निकाल लिया था। मान लो आप 3 बॉल से प्ले कर रहे हो, ठीक। तो जब पहली बॉल, अब क्या होगा कि पहली बॉल जब जा करके वापस आएगी उसके बीच में आप 2 बॉल थ्रो कर चुके होगे, ठीक। यानी एक बॉल जा करके जब वापस आएगी तो तब 6 सेकंड बीत जाने चाहिए, ठीक, क्योंकि 2 सेकंड बाद आपने दूसरी बॉल थ्रो की, फिर 2 सेकंड के बाद आपने तीसरी बॉल थ्रो की, उसके 2 सेकंड बाद आपको पहली बॉल को दोबारा थ्रो करना होगा, तो उसे रिटर्न हो जाना चाहिए। तो तब टाइम पीरियड या टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड हो जाएगा, यानी बॉल को टॉप तक जाने के लिए 3 सेकंड का टाइम लगेगा, और अभी कितना टाइम लग रहा था टॉप तक जाने के लिए, 2 सेकंड का, ठीक। तो अगर आप 3 बॉल से प्ले करना चाहते हो तो आपको 3g की स्पीड से थ्रो करना पड़ेगा, जो डेफिनेटली इससे ज्यादा होगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉल्स आप बढ़ाते जाओगे, आपकी जो स्पीड होगी थ्रो करने की वो और ज्यादा होती जाएगी, इसीलिए आंसर मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 3 सेकंड ऑफ इट्स एसेंट इज, आपने u से थ्रो किया, बॉल ऐसे गई और वापस आ गई, इसने कहा लास्ट 30 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो उतनी ही की होगी जितनी गिरने में फर्स्ट 30 सेकंड में की होगी,
क्योंकि जो जाने का मोशन होता है, जो आने का मोशन होता है, वो सिमेट्रिक होता है। टॉप पे पहुंचने के टी टाइम आफ्टर बॉल वहीं पर होगी जहां पे टॉप पे पहुंचने के टी टाइम पहले थी। तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी है तो आप ये डिस्टेंस निकालो। अब केवल गिरने के मोशन के लिए देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, टाइम कितना है t, तो कितना गिरेगा ये h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका D। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stone is thrown vertically upward when a stone is at height half of its maximum height, its speed is 10 मीटर पर सेकेंड। आपने यहां से थ्रो किया, ये ऐसे गया, जब ये आधे पे था ये h/2 और ये भी h/2, तो इसकी स्पीड यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड थी। चलो ठीक है, टॉप पर तो 0 होगी। यहां से यहां के लिए थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। तो v स्क्वायर इक्वल टू 0, यू स्क्वायर 100 माइनस 2 जी, x कितना h/2, 2 से 2 गया, h इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन जी, और g को अगर 10 लोगे तो h भी आ जाएगा 10 मीटर, यानी टोटल हाइट 10 मीटर है। ठीक, यानी बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बॉल इज थ्रोन vertically upward with a velocity 40 meter per second, then velocity of ball after 2 second will be। तो आपने 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर थ्रो किया है, t इक्वल टू 0 पे, आपसे पूछ रहा है 2 सेकेंड आफ्टर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इससे सिंपल क्वेश्चन तो पूछ भी नहीं सकता, v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो। v इक्वल टू यू कितना है 40, अपवर्ड को मैंने पॉजिटिव लिया है। ठीक, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो -10 इंटू टाइम, 2 सेकेंड आफ्टर पूछ रहा ना, तो 2, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो चलो यहां देखो, ये ग्राउंड है, यहां से मान लो ड्रॉप गिर रही है, ये फर्स्ट ड्रॉप गिरी t इक्वल टू 0 पे, ये टोटल हाइट कितनी है 5 मीटर है। ठीक, और इसने कहा जब ये ड्रॉप यहां पहुंची है तो सेकेंड और ये थर्ड ड्रॉप जस्ट गिरने वाली थी। ठीक है ना, तो पहले तो हम निकालते हैं पहुंची कब है नीचे। टाइम ऑफ फॉल क्या होता है, जब रेस्ट से गिरते हो तो टाइम ऑफ फॉल होता है √2h अपॉन जी, तो √2h है 5 अपॉन जी, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 1 पे ये ड्रॉप नीचे पहुंची है और सेम टाइम पे ये थर्ड ड्रॉप गिरने वाली थी, यानी ये t इक्वल टू 1 पे गिरने वाली थी। ठीक, अब ये कह रहा जो एक ड्रॉप के बाद दूसरी ड्रॉप गिरती है तो उनका टाइम इंटरवल कांस्टेंट है, तो ये फर्स्ट के बाद सेकेंड जितने टाइम बाद गिरी है, सेकेंड के बाद थर्ड उतनी ही देर बाद गिरी है, और टोटल टाइम का गैप 1 सेकेंड है। इसका मतलब ये वाली ड्रॉप कब गिरी थी, हाफ सेकेंड पे। पहली 0 पे गिरी, दूसरी हाफ पे और तीसरी फिर 1 पे। ठीक है ना, अब जो हाफ सेकेंड पे गिरी है, इसने कहा कि जब थर्ड गिरने वाली है उस टाइम सेकेंड वाली कहां पर है। ठीक, ग्राउंड से हाइट पूछी है, तो जो हाफ पे गिरी है t इक्वल टू 1 तक, ये हाफ सेकेंड तक ही गिर पाई है। हाफ सेकेंड में ये कितनी गिरी होगी, तो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी, हाफ ए टी स्क्वायर, यू हो गया 0, हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर 1/4, तो ये हो गया 1.25 मीटर, 10/8 हो गया। ठीक, ये 1.25 तो टॉप से गिरी है, तो ग्राउंड से हाइट कितनी है 5 माइनस 1.25, तो ये सी राइट आंसर हो जाएगा 3.75 मीटर। Okay, next question. A body is thrown vertically upwards from the ground. It reaches a maximum height of 20 meter in 5 seconds. Okay. After what time it will reach the ground from its maximum height position? तो भाई जाने में जितना टाइम लगता है आने में उतना ही टाइम लगता है। जाने में लगा है कितना 5 सेकेंड, तो आने में भी कितना लगेगा 5 सेकेंड, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में ये चीज है कि 20 मीटर ये 5 सेकेंड में कैसे गई है, क्योंकि 5 सेकेंड में जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी ये 20 मीटर से कहीं ज्यादा होगी अगर ग्राउंड पे मतलब यहां थ्रो किया जाए तो
तो खैर इसने क्वेश्चन में कहीं जी की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम ये मान सकते हैं कि किसी और प्लेनेट पे थ्रो कर रहा होगा, ठीक, जहां जी की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी, यानी चेंज होगी, 10 नहीं होगी, ठीक है ना। अगर जी की वैल्यू कुछ और होगी तो फिर ऐसा हो सकता है कि 20 मीटर या 5 सेकंड में जाए, ठीक। अगर यहां की बात करें अर्थ पे, तब ऐसा नहीं हो सकता, तो इसीलिए शायद इस क्वेश्चन पे रॉन्ग लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप ये चीज ध्यान ही ना दो, भाई किस प्लेनेट पे हो रहा है हमें क्या मतलब, जी की वैल्यू उसने दी नहीं है, तो 5 सेकंड जाने का तो 5 सेकंड ही आने का टाइम हो जाएगा, तो बी राइट आंसर होगा इसका। Okay, next question is stone released with zero velocity from the top of a tower reaches the ground in 4 seconds. The height of tower is. इसे टॉप से छोड़ा है 4 सेकंड में ग्राउंड पे पहुंच रहा, तो कितनी हाइट है। तो भाई जब रेस्ट से गिरती है बॉडी, तो h में और टाइम में जो रिलेशन होता है वो होता है h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। u को 0 पुट किया और a को g पुट कर दिया। अब इसमें जरा वैल्यू पुट कर दो, हाफ g की वैल्यू 10 और t स्क्वायर 4 सेकंड में गिरी है ना, तो 16, ये हो जाएगा 2 से ये गया 8, 80 मीटर, यानी सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स। तो बॉडी मान लो यहां से गिरी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ड्रॉप किया गया है, और आखिरी 2 सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 40 मीटर की। ओके, आपसे पूछा है टावर की हाइट कितनी है। चलो देखो, यहां की वेलोसिटी मान लो इसकी v है, ठीक। अब यहां से यहां तक के लिए डाउनवर्ड को मैं पॉजिटिव लूंगा, और मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, यहां से यहां तक देख रहे हो तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, यहां की फाइनल v मान ली है मैंने, तो इक्वेशन में लिख सकता हूं। मैं फॉर्मूला भी फाइनल वेलोसिटी वाला लगा रहा हूं, यानी x इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। तो x कितना है 40, v इंटू टी कितना है 2 सेकेंड, माइनस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर यानी 4, 2 से ये गया 2, ठीक। तो यहां से आ जाएगा 2v इक्वल टू 60 और v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, यानी जब ये ग्राउंड पे पहुंचा है तो ये 30 मीटर पर सेकेंड से पहुंचा है, ठीक है। अब यहां से यहां तक के लिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax लगा दो, v स्क्वायर यानी 900, u स्क्वायर 0, 2 एक्सेलरेशन 10, हाइट h, तो 10 से ये गया, h इक्वल टू आ जाएगा 45 मीटर। तो राइट आंसर हो गया इसका बी, 45 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन 4th एंड 5th सेकेंड। अब एक पर्टिकुलर सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है xt, ये होता है u प्लस हाफ ए इंटू 2t माइनस 1। यहाँ पे फ्री फॉल की हम बात करें तो एक्सेलरेशन g के बराबर होगा, और रेस्ट से रिलीज किया है तो अब ये हो गया केवल g/2 इंटू 2t माइनस 1। कब कब पूछा, ये 4th और 5th सेकेंड में। तो जब 4 पुट करोगे तो x4 इक्वल टू हो जाएगा g/2 इंटू t को 4 पुट करो तो 8 माइनस 1 यानी 7, और 5 पुट करोगे तो ये हो जाएगा g/2 इंटू 5 टू 10 माइनस 1 यानी 9, और दोनों का रेशियो लोगे तो आएगा 7:9, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसने कहा, रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड विद रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फ्यूल 1 मिनट में खत्म हो जाता है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी रॉकेट की। ओके, अब इसके लिए तो हमें स्पेस चाहिए, तो नेक्स्ट इसमें सॉल्व करते हैं हम इसको। इसने कहा रॉकेट ग्राउंड से चला और इसका जो एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ऊपर की तरफ, ठीक, और पूरे 60 सेकेंड तक ये मूव किया है।
तो t इक्वल टू 60 सेकंड के बाद भी मूव किया, 60 सेकंड पे फ्यूल खत्म हो गया, तो t इक्वल टू 60 है, यहां पहुंच गया। इसकी वेलोसिटी यहां कितनी हो जाएगी और इसकी हाइट कितनी होगी, हम दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी v, तो v इक्वल टू यू प्लस 80, 60 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाओगे, u हो गया 0, एक्सेलरेशन 10 टाइम 60, ये हो गया 600 मीटर पर सेकंड। तो रॉकेट की वेलोसिटी जिस टाइम उसका फ्यूल खत्म होगा वो 600 मीटर पर सेकंड होगी। हाइट कितनी होगी, इसको मैंने चलो h1 से डिनोट कर दिया। ठीक, तो h1 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, तो u तो 0 है, केवल हाफ a यानी 10 इंटू टी स्क्वायर 3600। ठीक, तो 2 से ये गया, ये हो गया 1800, तो हाइट आ गई 18,000 मीटर। इस टाइम जब फ्यूल खत्म होगा तब क्या होगा, फ्यूल खत्म तो अब रॉकेट एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो गया और अब इसका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक, क्योंकि mg की वजह से, तो जब इसका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड हो गया, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है ना, तो यहां से ऐसा नहीं होगा सीधे गिर जाए, अब ये रिटार्ड होगा धीरे धीरे, इसकी वेलोसिटी यहां कहीं जाकर के 0 होगी, उसके बाद ये फिर नीचे आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, वो हाइट कितनी है। तो अब आगे इसका एक्सेलरेशन a कितना है, अब ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड है, g को मैंने 10 ले लिया। ठीक, तो अब यहां से ये हाइट कितनी होगी, तो जब बॉल को ऊपर थ्रो करते हो, ये हाइट मान लो s2 है, तो कितनी हाइट तक बॉल जाती है, u से थ्रो करते हो तो u स्क्वायर बाई 2g, तो यहां पर भी यही लगा दो, वेलोसिटी 600 इंटू 600 u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी, इससे ये गया, इससे ये गया 30, तो ये फिर हो गया 18,000 मीटर। ठीक, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई, 18 प्लस 18 यानी 36,000 मीटर, यानी 36 किलोमीटर। अब ये 0.4 क्यों आ रहा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं जी की वैल्यू दी नहीं थी और कायदे से हमें 9.8 पुट करना चाहिए था, लेकिन आंसर्स में देख रहे हो सफिशिएंट डिस्टेंस है। ठीक, जब आंसर में सफिशिएंट डिस्टेंस हो तो आप चाहो तो अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। ठीक, और आपका जो आंसर है उसके पास वाले आंसर को चूज कर लो। तो मैंने इसीलिए जी को 10 पुट कर लिया था क्योंकि मेरी कैलकुलेशन अच्छी हो गई, उससे आंसर 36 आ रहा है, तो हमने पास वाला आंसर यानी 36 को चूज कर लिया, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद एन इनिशियल वेलोसिटी 9 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इसने पूछा कि 4 मीटर की हाइट पे कब होगा, दूसरी बार कब होगा। ठीक, तो एक्चुअली जब एक बॉल को थ्रो करते हो तो टॉप मोस्ट पॉइंट के अलावा बाकी किसी भी हाइट पे ये 2 बार जाती है, एक बार जब ऊपर जा रही है, एक बार जब नीचे आ रही है। तो सेकेंड टाइम वाला टाइम पूछा है, तो मैं तो टाइम निकाल लेता हूं उतनी हाइट पे कब थी। 2 आंसर आएंगे, उसमें जो बड़ा वाला आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हैं। ठीक, मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, x कितना है 4 मीटर की हाइट चाहिए हमें, u कितना है 9 t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन -10 इंटू टी स्क्वायर, 2 से ये गया 5, तो इक्वेशन हो जाएगी 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो फैक्टर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको फैक्टर में कॉन्फिडेंस ना हो तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देना जो क्वाड्रेटिक का होता है। तो चलो मैं क्वाड्रेटिक ही अप्लाई कर देता हूं, t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 81 माइनस 4ac यानी 20 इंटू 4 यानी 80 अपॉन 2a यानी 10, 2 इंटू 5। ठीक, तो ये आ गया 9 प्लस माइनस 1 अपॉन 10 यानी 10 बाई 10 एंड 8 बाई 10। तो 2 टाइम आ गया, एक तो 1 सेकेंड और दूसरा 0.8 सेकेंड। ठीक, हमारा आंसर कौन सा होगा,
तो 0.8 सेकेंड छोटा टाइम, यानी जब पहली बार आया है 4 मीटर पे तो 0.8 सेकेंड था, जब दूसरी बार आया है तब कितना हुआ होगा फिर 1 सेकेंड। हमारा आंसर होगा 1 सेकेंड, यानी डी राइट आंसर है। Okay, next question. A particle is thrown vertically upward. Its velocity at half of height is 10 meter per second. Then maximum height attained by it will be. Okay, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसी डीपीपी में पहले भी था। ठीक, चलो दोबारा कर देता हूं मैं कि बॉल को हमने ऊपर थ्रो किया है, ऐसे गई वापस आई, जब ये हाफ हाइट पे था तो ये h/2, ये भी h/2, यहाँ का इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, अब केवल इसके ऊपर देखो, जब 10 मीटर से ऊपर थ्रो करोगे, केवल ऊपर देखो तो ऐसा लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया है, तो ये कितनी हाइट तक आएगा। u²/2g फॉर्मूला है ना, तो इसके ऊपर के लिए अप्लाई कर देते हैं। u² यानी 10²/2 × 10। ठीक, और आपसे कहा है कि ये h/2 है, 2 से 2 गया, h की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर। राइट आंसर है इसका ए। Okay, next question. A body is released from the top of tower h meter high. It takes t seconds to reach the ground. Okay, what is the body? What is the body after t/2 second of release? What is the position of body होना चाहिए था। ठीक, h मीटर से जब आपने ड्रॉप किया है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और ये नीचे कब पहुंच रहा है t=T पे। जब बॉल रेस्ट से नीचे गिरती है तो उसके डिस्प्लेसमेंट और टाइम में क्या रिलेशन होता है, x = ½ gt², ut + ½ at² से u को 0 ले लिया है। ठीक, और यहां से देख सकते हो कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t² होता है। कैपिटल T में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है h, अगर टाइम को हाफ कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, t को हाफ कर दोगे तो x हो जाएगा 1/4, यानी जब हाफ टाइम की आप बात कर रहे हो, यानी t = t/2 की, तो ये कितना गिरा होगा h/4, तो ग्राउंड से हाइट कितनी हो जाएगी 3h/4, h - h/4, तो 3h/4 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद a velocity 40 मीटर पर सेकेंड, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन आफ्टर 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इज। तो भाई जब तक पार्टिकल हवा में है, हम एयर रेजिस्टेंस को तो कंसीडर कर नहीं रहे, तो किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड ही होगा, तो रेशियो 1:1 आएगा, यानी C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद a velocity 19.6 मीटर पर सेकेंड, द पोजिशन ऑफ बॉडी आफ्टर 4 सेकेंड इज। तो ओके, ये जो वैल्यू दी है एक्चुअली g का डबल है। ठीक, तो g को यहाँ 9.8 पुट करेंगे तो आसानी से कैंसिल होगा। चलो देखते हैं, 4 सेकंड पे इसने हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, x = ut + ½ at² से। u कितना है 19.6 × 4 प्लस हाफ एक्सेलरेशन -9.8 × t², तो 4 सेकंड पे तो ये हो गया 16 ut + ½ at²। ठीक है, तो 2 से ये गया, ये हो जाएगा 8। ठीक, तो ये तो 19.6 × 4 और 9.8 × 8, तो इसके 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 19.6 × 4 माइनस 19.6 × 4, ये 0 आ गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, यानी जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो आंसर होगा एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बॉडीज बिगन ए फ्री फॉल फ्रॉम द सेम हाइट एट ए टाइम इंटरवल ऑफ n सेकेंड। चलो यहीं से दोनों बॉडीज गिर रही हैं। ठीक, पहली वाली t = 0 पे गिरी, तो t = n पे दूसरी वाली गिरी है। ठीक है, इसने कहा है ये शायद L लिखा होना चाहिए था, 1 जैसा दिख रहा है, हम L ले लेते हैं इसे। आंसर में भी ये तो L ही है और ये भी L ही है, ये भी L ही है। ठीक, आपकी मर्जी हो तो L को 1 पुट कर लेना।
इसने कहा है आफ्टर n सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट बॉडी, तो पहली बॉडी t इक्वल टू n तक मान लो यहां पर आ गई, दूसरे को तो कम टाइम मिला ना, तो वो यहां तक कहीं आ गई t इक्वल टू n तक। इसने पूछा दोनों का सेपरेशन कितना है, सेपरेशन ये वाला मतलब कितना है, क्या यही l दिया हुआ है और आपसे n पूछा है। ओके, पहली बॉडी कितना गिरी होगी, हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, पहले वाले को पूरे n सेकेंड का टाइम मिला तो n स्क्वायर, माइनस दूसरी कितना गिरी है, तो हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि u तो इसका भी 0 है, तो हाफ जी कैपिटल एन से स्मॉल एन तक कितना टाइम हुआ, स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन, तो ये गिरी है स्मॉल एन माइनस कैपिटल होल स्क्वायर, और ये डिफरेंस कितना है, एल है। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, g/2 को उधर भेज देते हैं, तो ये n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट को ओपन कर लो, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2n कैपिटल N, ठीक, इक्वल टू आएगा 12/g। अब इसको हमने जरा ओपन किया तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये हो गया 2n कैपिटल N माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 12/g, तो 2 स्मॉल n कैपिटल N इक्वल टू 12/g प्लस n स्क्वायर। ठीक, तो स्मॉल n की वैल्यू आ जाएगी L/g कैपिटल N प्लस n/2। ठीक, तो L/g कैपिटल N प्लस n/2 यानी C राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस जैसे कहा है सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम ए बैलून मूविंग अपवर्ड विद ए वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, ए पैकेट इज रिलीज्ड व्हेन इट इज एट हाइट 65 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। अब जब आप किसी चीज को रिलीज करते हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होती है जो रिलीज करने वाले की होती है। यानी अगर मैं रेस्ट पे हूं और मैंने इस पेन को ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि मेरी वेलोसिटी 0 है। लेकिन मान लो मैं एक कार में मूव कर रहा हूं, मैंने इस पेन को ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो कार की है। ऐसे ही मान लो मैं रॉकेट में ऊपर जा रहा हूं, मैंने बाहर निकाला हाथ और पेन को ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो रॉकेट की है या मेरी है। ठीक, तो आपने बैलून से अगर ड्रॉप किया है तो बैलून की जो वेलोसिटी होगी वही पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो ये पैकेट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और यहां से जैसे ही आप रिलीज कर दोगे, एक बार पैकेट हवा में आ गया, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं, तो उससे आपसे कोई मतलब नहीं, उसका एक्सेलरेशन ऑफ जी डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, वो है जी यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, ही रिटार्ड करेगा, ऊपर जाके वेलोसिटी 0 होगी, फिर नीचे आके ग्राउंड पे गिरेगा। और इसने कहा है कि जब आपने इसे रिलीज किया था तो इसकी हाइट 65 मीटर थी। ठीक, और आपसे पूछा कितनी देर बाद ये ग्राउंड पे आकर के वापस गिरेगा। ओके, तो चलिए मैं क्या करता हूं, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेता हूं। हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पता है, टाइम निकालना है, तो इक्वेशन यूज करते हैं x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, x कितना है, मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया है, और ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट को भी साइन के साथ पुट करते हैं। ठीक, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है इनिशियल टू फाइनल, तो इनिशियल ये है, फाइनल नीचे है, इनिशियल टू फाइनल नीचे की तरफ, डाउनवर्ड 65 का मतलब है प्लस 65। अब इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो इसे नेगेटिव लेंगे, माइनस 12t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 से ये गया 5, और ये इक्वेशन बन गई 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 65 इक्वल टू 0। ठीक, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनी है, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और टाइम की तो एक ही वैल्यू आनी है। ठीक है, और वो पॉजिटिव ही आएगी, तो क्वाड्रेटिक में जो नेगेटिव वाला साइन होता है उसे छोड़ देंगे। तो t इक्वल टू हो गया माइनस बी यानी 12 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 144 माइनस 4ac तो प्लस, और 4 का 5 में मल्टीप्लाई किया 20 इंटू 6 5 यानी ये हो गया 1300 अपॉन 2a यानी 10। ठीक, ये हो गया 12 प्लस अंडर रूट 1444 अपॉन 10।
1444 ये 38 का स्क्वायर होता है, तो 38 प्लस 12 यानी 50, 50/10 यानी 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 सेकेंड। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का है कि क्या टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद सेम स्पीड, दे विल पास थ्रू देयर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। देखो हमारी पूरी जो काइनेमेटिक्स की कैलकुलेशन है, हमें पता है कि अगर हम इसको एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो मोशन मास पे डिपेंड नहीं करता। तो दोनों का मास भी अगर डिफरेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को सेम स्पीड से थ्रो किए हो, ठीक, तो दोनों का जो ग्राउंड पे वेलोसिटी यानी कि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वेलोसिटी होगी, जब वो दोबारा आएंगे तो सेम स्पीड ही होगी। तो असर्शन करेक्ट है। रीजन में कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट एंड डाउनवर्ड वेलोसिटी अटेंड एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉल, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर ए होना चाहिए, यानी असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन इज अबाउट 5 मीटर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां देखो, जब एक बॉल को आप थ्रो करते हो तो लास्ट 1 सेकेंड में उतना ही मूव करती है जितना डाउनवर्ड के 1 सेकेंड में मूव करती है, और डाउनवर्ड के 1 सेकेंड में कितना मूव करेगी, हाफ GT स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो ये आएगा 5 मीटर। ठीक, तो लास्ट 1 सेकेंड में भी कितना चलेगी, 5 मीटर। हमें इस वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यू कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही इसने असर्शन में कहा है कि 5 मीटर चलता है, तो बिल्कुल करेक्ट का है। और रीजन में यही चीज समझाई है जो मैं बता रहा हूं कि द डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू दैट कवर्ड इन द फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, तो असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, अब ग्राफ्स के क्वेश्चन है। ग्राफ में आपको यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, आपसे कह रहा है मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है एक्सटी ग्राफ में, स्लोप। ठीक, आपको देखना है स्लोप सबसे ज्यादा कहां पर है। ठीक है, और स्लोप कैसे देखते हैं, इस एक्सिस के साथ, यानी जिसे आप जनरली एक्स एक्सिस लेते हो, जितना ज्यादा लाइन का एंगल होगा उतना ज्यादा स्लोप, तो उतनी ज्यादा वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आप क्या करो, लाइन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, वैसे हर टुकड़े को स्ट्रेट लाइन मान लो, और अब बताओ कहां पे सबसे ज्यादा वर्टिकल है ये, यानी कि एंगल एक्स के साथ सबसे ज्यादा कहां पर है, इस एंगल की बात कर रहा हूं। तो किसी भी जगह से सी पर मुझे एंगल ज्यादा दिख रहा है, तो सी ही राइट आंसर होना चाहिए। ठीक, सी दिया है बी में, तो यही राइट आंसर है। नेक्स्ट, डिस्टेंस एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिखा हुआ है, वो दिया हुआ है। आपसे कह द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज निगेटिव एट द पॉइंट, कहां पर वेलोसिटी निगेटिव है, तो v निगेटिव का मतलब स्लोप नेगेटिव। ठीक, और स्लोप निगेटिव और पॉजिटिव कैसे देखते हैं, तो एक सिंपल तरीका है, अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो स्लोप पॉजिटिव, ग्राफ नीचे जा रहा है तो स्लोप निगेटिव। तो जहां पे ग्राफ नीचे जा रहा है वहीं पे स्लोप निगेटिव है, वहीं वेलोसिटी निगेटिव है, और ये पॉइंट E है। ठीक, तो राइट आंसर हमारा डी है। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। तो बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वाले को देखो, एक ही टाइम पे दो दो वेलोसिटी आ जा रही हैं, एक पार्टिकल की एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, तो यही सी पॉसिबल नहीं है, यही राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। ओके, इट्स कोऑर्डिनेट्स एट लेटर टाइम आर √3,3। अब ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा, ओरिजिन से स्टार्ट किया है और बाद में कहां पर पहुंच गया, √3,3 पे। ये पूछ रहा है लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, यानी ये थीटा कितना है। तो भाई ये x √3 है और ये 3 है, तो tan थीटा हो जाएगा 3/√3, यानी ये हो गया √3। किसका tan √3 होता है, 60 डिग्री का, तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री
और राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, दो ग्राफ है, एक 30 डिग्री का स्ट्रेट लाइन, एक 45 डिग्री का स्ट्रेट लाइन। क्या रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू होता है स्लोप, एक्सटी ग्राफ है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी स्लोप के बराबर होती है। ठीक, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1030 के बराबर, 1030 यानी 1/√3, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 1045 के बराबर, 1045 डिग्री यानी 1। तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, तो पहले 30 वाला लिखा है तो 1/√3 अपॉन 1 यानी 1/√3, यानी डी राइट आंसर हो गया। अब की वीएस ग्राफ दे रखा है, स्पीड वर्सेस डिस्टेंस। ओके, पूछा है वीएस ग्राफ कैसा होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसने क्या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इक्वेशन क्या आएगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax से u तो 0 हो गया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, v कहाँ है y की जगह, तो y स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ये किसकी इक्वेशन होती है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, वो भी पैराबोला ओपनिंग राइट, तो राइट आंसर ये है सी। नेक्स्ट इसने कहा है कि बॉल को ऊपर थ्रो किया है, तो जब थ्रो किया तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा, टॉप पे सबसे कम, जब वापस आएगा तो फिर बढ़ेगी। तो सारे ग्राफ में आप देख रहे हो कि शुरुआत में ये जो एस लिखा हुआ है ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, एक्चुअली ये वी है यानी स्पीड है। तो स्पीड शुरुआत में सबसे ज्यादा, यहां से कम होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0, तो ये 0 हुई, और फिर वापस बढ़ेगी यानी ग्राफ फिर से ऊपर जाएगा। चारों ग्राफ में तो ऐसा ही हो रहा। ठीक, लेकिन इसने कहा क्या है कि एयर रेजिस्टेंस को आपको कंसीडर करना है, ये नेग्लिजिबल नहीं है। अब जो एयर रेजिस्टेंस होता है ना, ये क्वेश्चंस में कई बार आपको दे दिया जाता है कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट होता नहीं है। ठीक, एयर रेजिस्टेंस से जो एक्सेलरेशन मिलता है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक, तो अगर आप एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर लिख लोगे तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन फिर नहीं रह जाएगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, तब ये सही हो जाता सी, लेकिन ये कह रहा है एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। ठीक, तो हम यहां पर फिर डी ऑप्शन ही बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, तो हम इसे चूज करेंगे, क्योंकि बाकी सब में स्ट्रेट लाइन दिखा रखा है, डी में स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाया है। ठीक है, तो राइट आंसर डी होगा। हालांकि उसमें भी प्रॉब्लम्स है बहुत सारी, जैसे अगर एयर रेजिस्टेंस को आप कंसीडर कर रहे हो तो जिस स्पीड से थ्रो करोगे वापस उस स्पीड से नहीं आता, जबकि यहां पे दिखा रहा है कि ये सेम हाइट उतनी ही स्पीड से वापस आ गया है। ठीक है ना, यानी ये सिमेट्री टाइप का बना रखा है, मोशन में सिमेट्री नहीं होगी, जाने का मोशन और आने का मोशन सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन हमें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करना होता है। जो 4 ऑप्शन है उसमें सबसे अच्छा कौन सा है, तो बाकी 3 तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, और हम जानते हैं कि वो कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं देता। ठीक, तो हम डी को फिर टिक करना पसंद करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज ए रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर ए बॉडी इन मोशन। तो देखो, एक बॉडी अगर मोशन में है तो यहां देखो, एक ही टाइम पे 2 वेलोसिटी नहीं हो सकती, गलत। यहां भी एक टाइम पे 3 वेलोसिटी, ये भी गलत। ठीक, और यहां देखो एक ही टाइम पे 2 वेलोसिटी, ये भी गलत। बच गया बी, यहां हर टाइम पे एक ही वेलोसिटी है, 2 नहीं आ रही है, ये सही है। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर एक बॉल को ऊपर थ्रो किया गया है और आपको हाइट और टाइम का ग्राफ दे रखा है। ठीक, अब ग्राफ से थोड़ा समझना ज्यादा मुश्किल है, तो मैं आपको मोशन बता देता हूं कैसा है कि बॉल को आपने ऊपर थ्रो किया ऐसे, ये ऐसे गई है और ऐसे वापस चली आई है। और यहाँ एक स्पेशल चीज है कि इसने कहा है कि जी की वैल्यू 7.5 है, तो इसे स्पेशली ध्यान रखना है कि जी 7.5 है, 10 नहीं लेना है। ठीक,
अब देखो यहां पर ग्राफ के हिसाब से ये 1 सेकेंड और 6 सेकेंड पे सेम हाइट पे है, तो यहां पर t इक्वल टू 1 और ये t इक्वल टू 6, ये सेम हाइट पे है। 1 पे ऊपर जा रहा था, 6 पे नीचे आ रहा था। 2 और 5 पे सेम हाइट पे है, तो t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 5 सेम हाइट पे है। 2 पे ऊपर जा रहा था, 5 पे नीचे आ रहा था। इसने यही हाइट h पूछी कितनी है। ठीक, एक्सेलरेशन जो भी है g का वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो मोशन वैसा ही है जैसे अर्थ पे आप इसे प्रोजेक्ट करते तो होता, लेकिन शायद किसी और प्लेनेट पे इसने प्रोजेक्ट किया है, तो g की वैल्यू 7.5 इसने कहा है लेने के लिए। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। यहां पर पार्टिकल है 2 सेकंड पे और यहां 5 सेकंड पे, यानी यहां से यहां तक टोटल टाइम है 3 सेकंड। अब आपको पता है कि टॉप तक जाने का और टॉप से आने का टाइम सेम होता है, तो ये भी हो गया 3/2 सेकंड यहां से टॉप तक जाने का, और ये भी कितना हो गया 3/2 सेकंड। अब ये 5 सेकंड, ये 6 सेकंड, तो यहां से यहां तक का टाइम 1 सेकंड है, तो टॉप से यहां तक आने का जो टाइम है ये हो गया 3/2 + 1 यानी 5/2 सेकंड। ठीक, और टॉप पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी 0, और यहां भी कितनी 0। हम केवल गिरने वाले मोशन को देखते हैं। 5/2 सेकंड में कितना गिरा होगा, तो ये हो जाएगा हाफ g इंटू 5/2 का स्क्वायर यानी 25/4। ठीक, माइनस 3/2 में कितना गिरा होगा, तो हाफ g इंटू 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4। g की वैल्यू 7.5 है, इसे 15/2 लिख सकते हैं, तो मैंने इसे लिखा 1/2 इंटू जी को कॉमन ले लिया 15/2 ब्रैकेट 25/4 माइनस 9/4। ठीक है, अब 25 माइनस 9 16 होता है, तो ये हो गया 15/4 इंटू 16/4, 4 और ये 16 कैंसिल, राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी रिलीज फ्रॉम ए ग्रेट हाइट फॉल्स freely towards the earth. Another body is released from the same height exactly a second later than the separation between the two bodies 2 seconds after the release of second body. तो सेकेंड बॉडी को कितना टाइम मिला है 2 सेकेंड, लेकिन फर्स्ट बॉडी तो 1 सेकेंड पहले चली थी ना, एग्जैक्टली 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो फर्स्ट बॉडी को कितना टाइम मिला है 3 सेकेंड। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो पहली बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल की हाफ g इंटू 3 का स्क्वायर, और दूसरे ने ट्रेवल की हाफ g इंटू 2 का स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस ले लो, 2 से ये गया 5, 2 से ये गया 5, तो ये हो गया 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी 9 माइनस 4, तो ये हो गया 25 मीटर। आंसर है सी। ठीक, हालांकि इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, इसने कहा है बॉडी इज रिलीज फ्रॉम ग्रेट हाइट। अगर ग्रेट हाइट हो तो एक्सेलरेशन g कैसे है, ज्यादा हाइट पे जाओगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाता है, इसे ये ग्रेट हाइट का टर्म यूज नहीं करना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और एक्सेलरेशन यहां से लेके यहां तक थ्रू आउट पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था। एक्सेलरेशन जब तक पॉजिटिव है, मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरीके से देखते हैं, ये मान लो एक्स एक्सिस है, यही डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी है, पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट पे है, और इसके बाद एक्सेलरेशन इधर लग रहा। अब एक्सेलरेशन वेरिएबल जरूर है लेकिन हमेशा इधर ही लग रहा, तो पार्टिकल की स्पीड हमेशा बढ़ती रहेगी जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। हाँ, एक्सेलरेशन डायरेक्शन बदल देगा तब ये कम होनी शुरू होगी। क्वेश्चन में इसने पूछा आपसे कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, ये लगातार एक्सेलरेट करता जा रहा है, एक्सेलरेशन थ्रू आउट पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। 11 सेकंड तक ऐसा हुआ है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी 11 सेकंड पे होगी, तो आपको 11 सेकंड की ही वेलोसिटी पता करनी है। ठीक, अब एटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व आपको बताता है चेंज इन वेलोसिटी, तो यहां जो एरिया होगा ये हो जाएगा v11 माइनस v0। अब एरिया कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट यानी 10 इक्वल टू v11 माइनस 0, तो v11 हो जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड, राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर से असर्शन रीजन, असर्शन में करा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ एज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यानी अगर
वीटी ग्राफ ड्रॉ करो, वो भी कब, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, हर जगह v की वैल्यू सेम है, तो असर्शन करेक्ट है। ठीक, रीजन में क्या करा है, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज एज द स्क्वायर ऑफ टाइम इलैप्स्ड। तो ऐसा रीजन तो कोई भांग खा के लिख सकता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, तो ये रीजन गलत है। तो असर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग, सी राइट ऑप्शन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर व्हिच इट डीएक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम्स टू रेस्ट इफ द टोटल टाइम elapsed is t, देन मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय कार इज। मैंने आपको इसके पहले भी जब डीपीपी डिस्कस कर रहा था तो वहां बताया था कि ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक, जहां कार कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, फिर हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी चले, फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव करे, आपको इसे ग्राफ से सॉल्व करना चाहिए। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं ग्राफ से सॉल्व करता हूं और नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, यहां स्पेस नहीं है। तो यहां देखिए, ग्राफ से जब सॉल्व करना हो किसी क्वेश्चन को तो हमेशा वीटी ग्राफ बनाओ। ये कह रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है शुरुआत में, तो एक वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे उठेगा, फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन है नीचे आएगा ऐसे, फाइनली फिर रेस्ट पे आ गया। टोटल टाइम ऑफ मोशन वो टी है, तो यहां से यहां तक ये जो ग्राफ का बेस है वो टी है। मैक्सिमम वेलोसिटी ग्राफ से आपको दिख रही है, ये वी नॉट है जो हमें पता करनी है। ठीक, जब ये एक्सेलरेट हुआ तो एक्सेलरेशन इसका अल्फा है। अब वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप कितना है, ये अल्फा है। और जब रिटार्ड हो रहा है, ठीक, तो रिटार्डेशन बीटा है, यानी इस लाइन का स्लोप कितना है, ये माइनस बीटा है। स्लोप मतलब इस एंगल का 10, ठीक, तो ये टाइम मान लो t1 है और ये टाइम मान लो t2 है। तो स्लोप से देखो 10 दिस एंगल इक्वल टू अल्फा इक्वल टू वी नॉट अपॉन t1, और यहां से आ जाएगा t1 इक्वल टू वी नॉट बाई अल्फा। ठीक, सिमिलरली इस लाइन का जो स्लोप होगा ये इस एंगल के 10 का निगेटिव होगा, तो इसके लिए आप लिखोगे स्लोप इक्वल टू माइनस बीटा इक्वल टू इसके 10 का निगेटिव यानी माइनस वी नॉट अपॉन t2, तो t2 हो जाएगा वी नॉट अपॉन बीटा। ठीक, अब टोटल टाइम t है तो दोनों का सम कर दो, तो वी नॉट 1 बाई अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू हो जाएगा t, तो वी नॉट हो जाएगा अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक, बैक करते हैं, अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यानी जो d है ये राइट आंसर हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इसको भी हम ग्राफ से ही सॉल्व करेंगे क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक, कार यहां भी एक्सेलरेट हो रही है, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स एट द रेट f थ्रू ए डिस्टेंस s। चलो यहीं पर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ऐसे एक्सेलरेट हुआ है, ठीक, और डिस्टेंस s यानी इसका जो एरिया है वो s है, क्योंकि वीटी ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं और वीटी ग्राफ में एरिया अंडर कर्व क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड। अब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये ऐसे मूव किया है थोड़ी दूर तक, उसके बाद रिटार्ड कर रहा f की बजाय f/2 से, तो अब ये ऐसे रिटार्ड हो गया है, फाइनली रेस्ट पे आ गया। इसका स्लोप क्या है, f है, और इसका स्लोप क्या है, माइनस f/2 है। ठीक, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इज s, सॉरी 15s, देन इनमें से क्या रिलेशन होगा। चलो ठीक है, ये जो हाइट है यानी मैक्सिमम वेलोसिटी जो मोशन की है, मान लो v नॉट है, हमें गिवन नहीं है तो मान रहे तो बाद में इसे हटाना होगा, आंसर भी नहीं दे सकते। स्लोप इसका f है, यानी इस एंगल का 10 कितना है, f। ठीक, चलो इसको मैं θ1 लिख देता हूं, इसको θ2 लिख देता हूं, तो tan θ1
इक्वल टू वी नॉट अपॉन ये बेस मान लो B1 है इक्वल टू एफ, तो B1 कितना हो जाएगा वी नॉट बाई एफ, तो ये जो बेस है ये हो गया वी नॉट बाई एफ। ठीक, सिमिलरली हम यहां का बेस निकालते हैं कितना है, ठीक है, और अब tan θ2, तो एक्चुअली स्लोप होगा माइनस tan θ2, ठीक, इक्वल टू माइनस एफ बाई 2, ठीक है ना, तो tan θ2 कितना हो जाएगा f बाई 2। अब tan θ2 की वैल्यू रखो, ये तो v नॉट है, तो v नॉट अपॉन b2, और यहां से b2 यानी वहां का जो बेस है ये हो जाएगा 2v नॉट बाई एफ। अब जरा दोनों ट्राइंगल को देखो, ठीक है ना, इसका एरिया अगर s है, उसका बेस डबल है, हाइट तो सेम है, तो एरिया डबल होना चाहिए, यानी इसका एरिया कितना आ गया 2s। अब ये s वो 2s और टोटल 15s, यानी ये हो गया 12s। जो बीच में रेक्टेंगल बना हुआ है उसका एरिया आ गया 12s। ठीक, अच्छा पहले ट्राइंगल के लिए जरा एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। हमें पता है इसका एरिया s है इक्वल टू हाफ बेस कितना है v नॉट बाई एफ, और हाइट कितनी है v नॉट, तो यहां से आ गया v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2fs। जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसने पूछा क्या है, s में और t में क्या रिलेशन है। t क्या है यहां पर, टोटल टाइम ऑफ मोशन है, वैसे कहीं लिखा नहीं है। अच्छा, देन कॉन्टिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t। t टोटल टाइम ऑफ मोशन नहीं, ये वाला टाइम है t जो इसने कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल किया है। ठीक, तो कांस्टेंट स्पीड कितनी है v नॉट, एरिया 12 सेकेंड, बेस t, यहां के लिए आप इक्वेशन लिख सकते हो 12s एरिया हो गया इक्वल टू v नॉट t। ठीक, अब जरा s की वैल्यू पुट कर दो, या तो v नॉट की वैल्यू पुट कर दो, कोई भी एक पुट कर दो। तो v नॉट हमें पुट करना है क्योंकि हमारे आंसर में v नॉट नहीं है, तो पहले मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, 144s स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर यानी 2fs इंटू टी स्क्वायर। ठीक, अब इसमें एक s तो कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहां से s इक्वल टू हो जाएगा 2/144 यानी 1/72 एफ टी स्क्वायर, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s with uniform acceleration, then moves uniformly a distance 2s and finally comes to rest after moving further 5s. Okay, रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो v एवरेज टू v नॉट मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब यहां पर भी हम vt ग्राफ चलो ड्रॉ करते हैं मोशन का। कह रहा कि पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन। ये मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट है। ठीक, अब क्वेश्चन में दिया है पहले इसने डिस्टेंस ट्रेवल की s, फिर 2s, फिर 5s, तो ये एरिया s, ये 2s और ये 5s। ठीक, और क्या दिया है, ओके, अब एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है। ठीक है, अब यहां देखो ये टाइम कितना हो जाएगा, ये एरिया 2s है, एक मिनट, हाँ, ये जो एरिया है रेक्टेंगल का ये 2s है, हाइट इसकी v नॉट है, तो बेस कितना हो जाएगा 2s अपॉन v नॉट। मैंने रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला सीधे सीधे यूज किया है। इस ट्रायंगल को देखो, इसका एरिया s है, हाइट v नॉट है, तो बेस कितना हो जाएगा, तो भाई ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया अपॉन h। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया यानी 2s अपॉन हाइट यानी कि v नॉट। ऐसे यहां के लिए ये टाइम कितना हो जाएगा,
तो 2 टाइम्स एरिया यानी 10s अपॉन हाइट यानी वी नॉट। ठीक, अब टोटल टाइम कितना हो गया, तो 10 + 2 + 2 यानी ये हो गया 14s अपॉन वी नॉट। तो टोटल टाइम हो गया 14s अपॉन वी नॉट। ठीक, और टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस है 5s 2s 7 और 1 8s। तो वी एवरेज कितना हो जाएगा x अपॉन टी यानी 8s अपॉन 14s अपॉन वी नॉट। वी नॉट s से s कैंसिल हो गया, 2 से ये जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7। तो वी एवरेज अपॉन वी नॉट ये हो जाएगा 4/7। ठीक है, 4/7 आंसर सी है, यहां भी सी ही गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओह चलो, काफी लंबा डिस्कशन था, डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको हमारा विशेष आशीर्वाद मिलेगा और सिलेक्शन में आसानी होगी। @physicsolix_प्रतीक इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है, इसे फॉलो कीजिए ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उन सब के आंसर आपको मिल सकें। ठीक, physicsolix.com ये हमारी अपनी वेबसाइट है जिस पे आपको बहुत कुछ आपके फायदे के लिए मिल सकता है, तो इसको आप जितना चाहें उतना यूज कीजिए। और अगर प्रतीक सर से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। और इन सारे चैनल्स के या फिर इन सारे जो वेबसाइट्स हैं इन सब के लिंक आपको नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यहाँ से आपको ज्वाइन करने में आसानी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के डिस्कशन में। टाटा।